हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड का जो एजुकेशन की जो बुक है आपके पास, मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपकी जो दूसरी वाली बुक है वो जो है मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। तो मानव विकास की जो समझ है, इसका जो हमारा यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला लेसन है, मानव विकास क्या है, उसकी विशेषताएं और उसकी अवस्थाएं। ठीक है। तो बहुत ईजी है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आने वाला है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1, मानव विकास, विशेषताएं और विभिन्न अवस्थाएं। ये पूरा जो लेसन है, इस लेसन के अंदर इसका जो उद्देश्य है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले कि मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके अलग अलग स्तर, उसकी विशेषताएं और भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी कि उसका जो उपागम है, दृष्टिकोण है, वो क्या है, और मानव विकास और भिन्न पर्यावरणीय कारकों के बीच में क्या क्या संबंध स्थापित हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो मानव विकास है, इसको समझना बहुत एक जटिल कार्य है, क्योंकि ये अपने आप में एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एक चक्र किसी महिला द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया से होते हुए व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जाता है। तो मानव विकास जो है, इसको समझना एक जटिल कार्य बताया गया है और एक ईजिली तरीके से यहाँ पर यह भी समझाया गया है कि इसको जो है हम एक व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण चक्र से समझ सकते हैं। जब एक लेडी अपने किसी एक बच्चे को जो जन्म देती है, उसके बाद में उसकी मृत्यु तक, वो मानव विकास के अंतर्गत ही आता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति जीवन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार के गुण, क्षमता, विशेषता और अभिरुचि और धारणाएं जो है विकसित करता है। ये सभी विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं और विशेषताएं, अभिरुचि आदि व्यक्ति के व्यवहार और जीवन पद्धति को निर्धारित और नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर हम अगर और ज़्यादा सरल शब्दों में देखें, तो सरल शब्दों में यहाँ पर बात करें तो पता चलता है कि मानव विकास को हम मानव जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों और उन पड़ावों की विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से जान और समझ सकते हैं। यानी कि जो मानव विकास है, इसको अगर हम समझें तो ये जो मानव जीवन है हमारा, इसके अंदर जितने भी पड़ाव आते हैं बचपन से, फिर उसके बाद में जवानी, फिर उसके बाद में बुढ़ापा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है और उसके बीच में जो भी चीज़ें आती हैं, ये सब कुछ जो है हमारा मानव विकास कहलाता है। अब मानव विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो है, वो उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का स्वास्थ्य आता है, उसका ज्ञान आता है और उसका कौशल आता है। ठीक है। दूसरा जो है, इसके अंदर जो है उन विशेषताओं का विकास को सम्मिलित किया हुआ है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन की क्षमताओं का इस्तेमाल करता है, उत्पादक कार्यों, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत करता है। ठीक है। तो मानव विकास के दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। मानव विकास के विभिन्न पड़ावों में अर्जित एवं ग्रहण की जाने वाली जो विशेषताएं हैं और उनके प्रयोग को स्पष्ट करता है। इसके अंदर एक व्यक्ति इन दोनों पहलुओं के बीच ही विकास करता है और जीवन के मायने अर्जित करता है। व्यक्ति पहले अलग अलग व्यवहार, सामाजिक भूमिका, भाषा आदि की क्षमताओं को विकसित करता है, जिसमें उसकी जो सहायता उसका सामाजिक वातावरण और शारीरिक विकास भी करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन आता है आपका, क्या विकास का अभिप्राय वृद्धि है? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब क्या ग्रोथ है? ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम एक जगह पर तोल सकते हैं? तो देखो, बहुत बार विकास की अवधारणा और वृद्धि की अवधारणा को लेकर ना समझने लगते हैं लोग और इसके अंदर कमी कर देते हैं। वो एक और वृद्धि का अर्थ जो है वो भौतिक और शारीरिक वृद्धि से मानते हैं, और वहीं विकास का अर्थ क्या मानते हैं कि जो वो वृद्धि को एक आयाम के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि वृद्धि और विकास है वो है क्या। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि जीवन में अगर हम बात करें कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति मरते दम तक विकास करता है, और वृद्धि जो है वो निश्चित सीमा तक होती है। निश्चित सीमा का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि भाई आपकी जो हाइट है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी, तो वो ग्रोथ है, वो क्या है? वृद्धि है ना। और विकास क्या है? डेवलपमेंट, जो मरते दम तक होगा। तो व्यक्ति के जीवन में जहाँ एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर नापी जाती है, यानी कि एक मापन होता है इसका, और विकास की अवधारणा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। उदाहरण के लिए हम अपने आस पड़ोस अपने घर के बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसमें होने वाले शारीरिक बदलाव को हम क्या बोलते हैं? उसे मात्रात्मक रूप से जानते हैं। तो बच्चे ने पिछले 6 महीने में मातृभाषा का क्या स्तर विकसित किया है? तो ये जो मातृभाषा का जो स्तर विकसित किया होगा, ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा विकास में। और जो शरीर उसका जिस तरीके से जो अपीयरेंस आपका दिख रहा है, वो जो बढ़ रहा है, वो किस में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा वृद्धि में। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो वृद्धि व्यक्ति के जीवन में होने वाले जैविक परिवर्तनों का परिचायक होती है। जैविक यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी है,
ये जब बढ़ती है धीरे धीरे तो हम इसको देखते हैं, इसके अंदर जो बदलाव देखते हैं तो वही है। वृद्धि प्रकट होती है, वृद्धि क्या होती है, प्रकट होती है, इसलिए सरलता से चिन्हित की जा सकती है। परंतु जो दूसरी ओर विकास है वो बहुत जटिल है, इसलिए सरलता से प्रकट नहीं होता। वृद्धि एक आयामी है, वहीं विकास जो है वो बहुआयामी है। वृद्धि क्या है, वृद्धि का एक आयाम होता है, और विकास का जो है वो क्या है, वो अलग अलग तरीके से होता है, उसका वो बहुआयामी है। मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एक ही प्रकार की परिवर्तनों को परिभाषित करती है और भौतिक परिवर्तन ही प्रमुख माना जाता है। और जबकि दूसरी ओर देखें तो विकास अपने अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को जोड़े रखता है। अब बात आती है कि जो मानव विकास है, तो मानव विकास के अलग अलग आयाम हैं। अब वो आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले मानव विकास का जो पहला आयाम है वो है आपका शारीरिक विकास। मानव विकास का जो एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है वो शारीरिक विकास माना जाता है। अब इसमें क्या आता है कि व्यक्ति के जितने भी अंग हैं उनका बढ़ना, उनके अंदर जो भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और जन्म के बाद से ही लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है, और यही परिवर्तन वृद्धि की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। परंतु वृद्धि भी विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, और इसलिए इसे भी विकास की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है। क्लियर है? फिर दूसरा आता है आपका शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। अब शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी से हो रही है? जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो उससे उसका अपने शरीर की मात्रा कुछ क्रियाओं पर ही नियंत्रण होता है, जिसमें रोना, चूसना ये प्रमुख है। और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा वो अपने शरीर की और भी क्रियाओं को भी नियंत्रित करने लगेगा, जैसे हाथ पैरों और पैरों की उंगलियों को नियंत्रित करना, चलाना, है ना, मूत्र एवं सोच क्रियाओं पर नियंत्रण करना, यानी कि वॉशरूम जाता है तो इन सब चीज़ों को अपने आप से खुद करना, पैरों की मांसपेशियों पर नियंत्रित करके वो चलना स्टार्ट करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अब सेम यहाँ पर सबसे पहला इसमें पॉइंट है भाषा का विकास, कि कोई भी व्यक्ति, भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चा अपने परिवार और समाज में रहकर भाषा को सीखता है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश को सीखने में इतनी दिक्कत क्यों होती है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे वातावरण में नहीं है। अब जब वातावरण में नहीं है इस वजह से उसको सीखने में दिक्कत होती है। तो भाषा का विकास क्या होता है, वो स्वाभाविक रूप से वो ग्रहण कर लेता है क्योंकि वो हमारे आसपास में ही होता है। फिर आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति में संवेगा यानी कि जो इमोशंस हैं इनका विकास धीरे धीरे होता है। बच्चा जो धीरे धीरे अच्छा, बुरा, रोना, हंसना सब कुछ सीखता है। तो संवेगों का जो विकास होने लगता है जब छोटा बच्चा होता है तो वो एक बार में ही एक प्रकार के संवेगों को महसूस करता है, परंतु अपने जीवन के अलग पड़ावों पर ही एक ही समय में अलग अलग संवेगों को महसूस कर पाता है, और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आता है हमारा सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या मतलब है कि व्यक्ति का अपने समाज के साथ में किस तरीके से उसके साथ में जो है वो रिलेशन है, और अलग अलग सामाजिक व्यवहार, भूमिकाओं से अलग अलग विकास। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ में जो है कन्वर्सेशन करता है ना, संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वह अपने समाज के साथ, विद्यालय के साथ, कार्यस्थल, वर्क प्लेस जो है जहाँ काम करता है, या फिर सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर, तो उनके साथ में संवाद स्थापित करके एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को विकसित करता है। तो ये सामाजिक विकास है आपका, है ना। फिर आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। तो देखो संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि भाई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को जानना, उस पे जो है डिस्कस करना, तर्क करना, और संवाद करना, अवलोकन करना, पीएसए यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट जो है उस पर ध्यान देना, ये सब चीज़ें करता है। तो ये सब संज्ञानात्मक विकास आता है। अब बात आती है मानव विकास के अलग अलग स्तर हैं। तो ये हर बार हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ये तो बहुत इजी टॉपिक भी है आपका और समझ भी आ जाएगा आपको कि मानव विकास के जो अलग अलग स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो मानव विकास की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से क्या करते हैं, अपने विचार और परिकल्पना प्रस्तुत करते रहे। जिनमें से कुछ ने क्या करा कि मानव विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समग्र और क्रमबद्ध अवस्थाओं में समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया धीरे धीरे। अब जैसे एरिक्सन का नाम ले तो उन्होंने 8 अवस्थाएँ बताई हैं, वहीं पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बताई हैं। तो सब अपने-अपने तरीके से अपने-अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने-अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर वो शो करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जन्म जन्म से पूर्व अवस्था यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक के काल को इस अवस्था में सीमाबंद किया गया है। ये अवस्था 40 हफ्ते या फिर 9 माह तक चलती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस डिलीवरी से पहले बच्चा जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में है, तो ये जो पूरी अवस्था है वो कहलाएगी जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है? जो कि लगभग 40 हफ्ते या 9 महीने तक चलती है। उसके अंदर बताया गया है कि शैशवावस्था,
शैशवावस्था क्या आती है? इसमें मानव विकास का इस स्तर को जन्म से लेकर 18 महीनों की आयु के अंतर्गत सीमाबंद किया जाता है, 18 महीने तक। ठीक है? तो ये आपकी दूसरी अवस्था है। फिर जो स्टार्टिंग होती है आपकी, वो होती है 18 महीने से 3 वर्ष तक की, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है शारीरिक परिवर्तन से गुजरता है और उसके शरीर के मध्य भाग की तुलना में उसके हाथ पैर और अन्य जोड़ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में आता है आपका माध्यमिक बाल्य अवस्था, जो कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक है। अब इसमें क्या होगा, बच्चा अपना विद्यालय जाना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाने की तैयारी कर रहा होता है और इस दौरान वह अपनी भाषा को भी मजबूत कर रहा होता है। तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आती है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि 5 से लेकर 12 वर्ष तक आती है। अब जो ये वाली अवस्था है 5 से लेकर जो 12 वर्ष तक की है, तो व्यक्ति के जीवन का ये काल जो है वो विद्यालय काल कहलाता है। वह अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ बिताता है? विद्यालय में। हालाँकि हमें ये भी समझना होगा कि जितने भी संदर्भ हैं उनमें सभी विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुँच पाते। वह घर परिवार में ही उनका अनौपचारिक प्रशिक्षण चलता रहता है धीरे-धीरे। तो ये कौन-सी अवस्था आती है? ये आती है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। फिर आती है आपकी किशोरावस्था, यानी कि जो 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होगी। इस अवस्था में हम व्यक्ति के बचपन और युवावस्था के मध्य स्थित करके उसको परिभाषित करते हैं। इसमें एक आयु सीमा के विषय में जो विद्वान थे एक मत नहीं है, वो अलग-अलग बताते हैं। जैसे 12 से लेकर 20 वर्ष के अंतर्गत सीमाबंद किया जाता है और किसी में बताया गया है 12 से लेकर 15 वर्ष तक में सीमाबंद किया गया है। तो ये हमारा किशोरावस्था है। फिर उसके बाद में जो है धीरे-धीरे जो है प्रारंभिक युवा अवस्था, युवा अवस्था यानी कि जो यंग जनरेशन है, तो युवा अवस्था आती है 30 20 से 30। इसमें क्या होता है कि भई इस अवस्था में व्यक्ति ना कुछ गुण किशोरावस्था के लिए होता है, तो कुछ गुण युवा अवस्था के लिए धारण होते हैं। अब इस अवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी, जवाबदेही को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर देता है। ये स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें गहराई से सोचने लगते हैं और यहाँ पर जो है व्यक्ति विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंधों का भी निर्माण करता है और समाज की अन्य अपेक्षाओं के प्रति भी गंभीर हो जाता है। उसके बाद में आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। ये अवस्था जो है 35 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होती है। व्यक्ति के जीवन की ये अवस्था जो है लगभग मध्य में पड़ती है, इसलिए इसे मध्य अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट आती है आपकी वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से और उससे अधिक होती है। इसके अंदर बताया कोई निश्चित आयु बिंदु नहीं है, परंतु फिर भी जब 60 वर्ष से लेकर 65 वर्ष में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, तो विश्व की अधिकांश संस्कृतियों में उसे वृद्धि के रूप में ही मान्यता दी जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति कमज़ोर हो चुका होता है एवं धीरे-धीरे अन्य लोगों पर निर्भर होने लगता है। इस अवस्था का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के साथ ही समाप्त होती है। यहाँ तक ठीक है? तो उसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ परिप्रेक्ष्य बताए गए हैं कि जो मानव विकास है इसके कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी कि उसके जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो सबसे पहला कि जीवन के दो आयाम, पुरुष और प्रकृति। बहुत शॉर्ट में आपको समझना है इसमें। वैसे क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो यही है कि जो मानव विकास की जो आयाम है वो सब कौन कौन से थे। तो भारतीय मनोविज्ञान मानव के अस्तित्व का आधार है। पुरुष और प्रकृति दो सार्वभौमिक तत्वों को मानता है। भारतीय मनोविज्ञान और दर्शन के संबंध में व्यक्तित्व को समझने के लिए इन तत्वों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे अब इसमें जो बात बताई गई है जैसे पंचकोश सिद्धांत है। अब ये पंचकोश सिद्धांत आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या लॉजिक है। सबसे पहले भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान मनुष्य की प्रकृति और उसके विकास को समझने और समझाने के लिए अलग-अलग अवधारणाओं का सहारा लेता है और जिसमें पंचकोश आते हैं। अब वो पंचकोश कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये पंचकोश हैं आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बहुत ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जाता है, शॉर्ट टिप्पणी में आपको लिखने के लिए आ जाएगा। अन्नमय कोश का मतलब जिसके अंदर भौतिक शरीर आता है, यानी कि हमारी बाहर बाहर की जो दिखावट है, जिसमें इसका गुण जो है वो क्या है, खाना है, ठीक है? और और जो बाकी जो इसकी वो जो क्रियाएँ हैं वो भौतिक सुख केंद्रित कार्य है कि भई आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद में प्राण में आता है जिसके अंदर हमारी श्वास और ऊर्जा आती है, जो स्वास्थ्य जीवन शक्ति है, जिसके लिए हम योगा अवस्था कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। मनोमय में आता है आपका मन और विचार, विज्ञानमय में आती है आपकी तर्क विवेक यानी कि इंटेलिजेंसी और आनंदमय में आता है परम चेतना या फिर आनंद। तो अब ये सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं कि वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश है। ये एक भौतिक कोश है और स्थूल और प्रकट होता है कि बाहर से दिखता है, ठीक है? ये 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, है ना? उसके बाद में प्राणमय कोश आता है। इसके अंदर क्या बताया गया, मैंने आपको बताया था प्राणमय कोश यानी कि जीवन शक्ति।
यह प्राण की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यह कोश शरीर और मन दोनों को साथ में जोड़े रखता है और इसमें श्वास को इसकी भौतिक अभिव्यक्ति माना जाता है। जब तक यह है जीवन के इसकी अनुपस्थिति जीवन की अनुपस्थिति इसके अंदर शामिल है। अगर सरल शब्दों में कहें तो वायु इस कोश का एक प्रमुख तत्व है और इस संपूर्ण कोश वायु से ही संचालित होता है। श्वास लेने से लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक श्वास पहुंचने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इसके अंदर क्या बताया, इसको भी 5 उसमें बाँटा गया है, जैसे प्राण, अपान, समान, आदान, व्यान, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली गई है। फिर आता है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या बताया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो अर्थ है विचार और अनुभव इस कोश के प्रमुख तत्व हैं। इस शरीर के 5 अंगों जैसे कि जीभ, नाक, आँख, कान, त्वचा से मिलकर मनोमय कोश की रचना होती है। उसके बाद में आता है आपका विज्ञानमय कोश। इसे ज्ञानमय कोश भी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसमें जो है भाई जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि, उसकी अभिव्यक्ति, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। इसमें व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, स्वाद और ये स्पर्श, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। फिर लास्ट आता है आपका आनंदमय कोश। सबसे अंतिम आंतरिक कोश है। इसकी पहुँच जो है इतनी गहन है कि आत्मा के निकट तक पहुँच जाता है और यह व्यक्ति में आनंद की सर्वोच्च स्थिति को पैदा करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद में आपको ये दिखा रखा है इसके अंदर जो जैसे ब्रह्मचर्या, गृहस्थता और वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर देख लेने हैं और कर्म की अवधारणा। और उसके बाद आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा जिसमें आपके 4 जीवन के सत्य हैं: दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। दुख यानी कि संसार में दुख है। बौद्ध दर्शन मानता है कि भाई सभी इच्छाएं जो हैं इसकी दुख का कारण है। दुख के कारण जो है समुदाय, दुख का कारण भोग विलास, ये सब चीज़ें हैं। निरोध, ठीक है, दुख के निवारण है कि भाई जब आप इन सब चीज़ों को इनके कारणों में विषयों में ज्ञान हो जाता है तब उसके निवारण के लिए भी प्रयास करता है। ठीक है, फिर इसके मार्ग हैं। तो यहाँ तक आपका ये लेसन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।